बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर अदालती अहकामात भी सामने आए थे और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म कलअदम करार देते हुए फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीलन इस पर बात करेंगे कि अदालतों की जानिब से जितने भी अहकामात आ रहे हैं, आखिर उनकी हुक्म उदूली क्यों देखने को मिल रही है। अगर लाहौर हाई कोर्ट कोई हुक्म देती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हुक्म देती है, या अगर अहकामात डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आते हैं तो उस पर अमल करने की बजाय वो तमाम तर अहकामात हवा में क्यों उड़ा दिए जाते हैं। और ये जो गिरफ्तारी के मनाजिर हैं, ये अदालती अहकामात के कुछ ही देर बाद देखने को मिले हैं। हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी 9 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो क्या वो अपने ओहदे से सुबकदोश होंगे या फिर वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अहम सियासी मामलात पर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा बात करते हैं पाकिस्तान इस वक्त जिस शदीद किस्म की डॉलराइजेशन से गुजर रहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ ताजर बिरादरी ने मुलाकात की है, अपने कंसर्न्स उनके सामने रखे हैं और कुछ गुजारिशात भी पेश की है कि हम अब इस मुल्क में कारोबार नहीं कर सकते। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट का सामना है और ऐसे में जो बेजा टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम पर टैक्सेस लगाए गए, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का एक सेक्टर गुज़श्ता 2 सालों में शदीद मुतासिर हुआ है और वो पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर है। जब डॉलर 180 रुपए का हुआ तो पाकिस्तान में गाड़ियों और मोटरबाइक्स की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने को मिला। जब डॉलर ने डबल सेंचुरी क्रॉस की तब दोबारा इजाफा हुआ। जब डॉलर 250 का हुआ तब भी कारों की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। अब डॉलर ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है और मौशी माहिरीन इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हालात इस तरह से रहे तो खबर यह सामने आएगी कि डॉलर 400 रुपए का हो चुका है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहां पर खड़ी है और क्या ये गाड़ियां अब आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सुनील, शुक्रिया आपके वक्त का। डॉलर इस वक्त 307 रुपए का हो चुका है। खबरें यह है कि इसमें मजीद इजाफा होगा। आप क्या देखते हैं, आने वाला वक्त क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मजीद खौफनाक साबित होने वाला है? इरफान, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपके बुलाने का। हालात तो वाकई बड़े परेशान कुन है, लेकिन जहां तक डॉलर की प्राइस का आप कह रहे थे, तो अगर कल के जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है जितने ट्रेडर्स की, उसके बाद आज पॉजिटिव ट्रेंड ये है मार्केट का कि आज डॉलर नीचे आया है। तो दिस शोज के एंड आई होप कि ये नीचे जो ट्रेंड है ये कायम रहेगा। हैविंग सेड दैट, ऑटो इंडस्ट्री तो जो आपने बताया था उसने तो डबल सेंचुरी की थी, उसके बाद से ही ऑटो इंडस्ट्री जो है वो जबू हाली का शिकार है। रीजन ये है कि ना तो हमारे पास उनके सीके टिकट जो है क्लियर कराने के लिए डॉलर है, ना एलसी खोलने के लिए डॉलर है। इंडस्ट्री में आपने पिछले साल से देखा होगा कोई यूनिट जो है 10 दिन के लिए बंद होता है, कोई 15 दिन के लिए। बट इस सारा कुछ बंद होने के बाद, सप्लाई डिसरप्शन के बावजूद मार्केट में डिमांड फिर भी नहीं है, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के जरिए अपना रोल प्ले कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर गाड़ी के अंदर 40% गवर्नमेंट का टैक्स है। डॉलर महंगा होता है, गाड़ी महंगी होती है, गवर्नमेंट का टैक्स महंगा होता जा रहा है। एज अपोज टू दिस, जो यूजर है उसकी इनकम जो है वो ₹5 में वो बढ़ नहीं रही। तो गाड़ियां लोगों की खरीद से बाहर है और यही वजह, अगर आप देखें, सप्लाई खत्म होने के बावजूद भी कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि आपको मार्केट में आज आप लेना जाए और फौरन ना मिल जाए। ठीक है, इसमें सुनील साहब वाहिद फैक्टर जो है वो डॉलर है गाड़ियों के महंगा होने में। अभी तो डॉलर ही है, बिकॉज देखें डॉलर की वजह से जो उनकी प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया 40% हिस्सा हर गाड़ी की प्राइस में जो है वो गवर्नमेंट का भी है। तो जब वो डॉलर की वजह से गाड़ी महंगी करते हैं, प्राइस महंगी होती है, इस तरह टैक्स भी महंगा हो जाता है और एंड यूजर की जो है सकत से बाहर है गाड़ियां। और अगर आप गाड़ियों की सेल्स या प्रोडक्शन फिगर देख लें तो अगर वो पिछले साल 2.5 लाख पे थे तो इस साल 1,15,000 पे हैं और जो हालात चल रहे हैं इसके लिहाज से तो और नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अभी डॉलर ने चूंकि ट्रिपल सेंचुरी अपने मुकम्मल कर लिया है, 307 रुपए आज रेट है, तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में मजीद इजाफा होगा गाड़ियों की कीमतों में? नहीं, मुझे लगता है नहीं होगा। रीजन ये है कि अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो जब पहले डॉलर जब 200 200 में था, ₹1 डॉलर बढ़ता था और अगले दिन गाड़ियों की प्राइस बढ़ जाती थी। महीने में 2 3 दफा प्राइस बढ़ती थी। अब जो पिछले 4 5 6 महीने से गाड़ियों की मार्केट का हाल है, कोई गाड़ी खरीद नहीं रहा, तमाम गाड़ियां रैक रेट से नीचे बिक रही हैं। तो आज अगर ये प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि लास्ट इन्होंने प्राइस बताई थी 270 के डॉलर के बाद, तो उसके लिहाज से तो ₹50 ऊपर जा चुका है, लेकिन उन्होंने ₹1 प्राइस नहीं बढ़ाई, लेकिन गाड़ी फिर भी नहीं बिक रही।
तो अगर वो उसको बढ़ा देंगे डॉलर के साथ तो वो फायदा कोई नहीं, गाड़ी तो बिक ही नहीं रही वाली। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा कंपैरिजन सुनील साहब किया जाता है कि इंडिया में प्राइसेस ये हैं और पाकिस्तान में प्राइसेस ये हैं, और अगर हम कंपेयर करें गाड़ियों की कीमतों को या पार्ट्स की कीमतों को तो हैरान कुन उसमें फर्क जो है वो दिखाई देता है, यानी डबल से भी ज्यादा या ट्रिपल से भी ज्यादा कार्स यहां पर महंगी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई ऐसी पॉलिसी भी मुतारिफ करवाएं कि यहां पर प्रोडक्शन शुरू कर ली जाए और इस कदर इजाफा ना हो कीमतों में? देखिए, जो इंडिया से कंपैरिजन है वो दो तरीके से गलत है। एक तो आपके यहाँ पे पॉलिसीज हर साल चेंज होती हैं, सीसॉ पॉलिसी है, एक दिन आप कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी हलाल है, अगले दिन हराम है। फिर जिसने प्लांट लगाना है उनकी लीगल इंपोर्ट आप बैन कर देते हैं, कभी एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं है। अब पिछले 2 साल से उनकी इंपोर्ट नहीं खुली हुई, तो जब आप उनको लोकलाइजेशन का कहेंगे तो वो भी अपना रोना सुना देंगे। तो इंडियन इंडस्ट्री के साथ कंपेरिजन नहीं है। प्लस उनका जो मॉडल है वो एचपी मॉडल की तरह है, गाड़ी सस्ती दे दो फ्यूल महंगा दे दो। आज इंडिया में फ्यूल की प्राइस चेक करें, 100 रुपए इंडियन से ऊपर है। अगर कन्वर्जन लगाएंगे तो 400 रुपए लीटर बनता है। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर वो आपसे कहेंगे 400 रुपए लीटर सारे पेट्रोल लगा लो, तो हम तो अपने आप को आग लगा लेंगे। तो वो तो पॉलिसी उनकी फर्क है, हमारी फर्क है। मसला फर्क ये है कि उनकी पॉलिसियां कंसिस्टेंट होती हैं, हम हर रोज पॉलिसी चेंज करते हैं। जब तक हम कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं लाएंगे, लोकलाइजेशन नहीं होगी और आप डॉलर के साथ हर रोज गाड़ी महंगा होता देखते रहेंगे। ठीक है। अब हुकूमत भी तब्दील हुई है, आपने जिस तरफ इशारा किया कि कंसिस्टेंट चीज़ें नहीं है, पहले हुकूमत तब्दील हुई, फिर एक इत्तेहादी हुकूमत आ गई, फिर अब एक इंटरम सेटअप है, इलेक्शंस में जाते हैं या नहीं। तो मुस्तकिल हुकूमत आने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इससे जुड़े हुए जो शोबे हैं, आपको लगता है कि उनमें भी कोई फर्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी? देखिए, तमाम बिजनेसेस, नॉट ओनली ऑटोमोबाइल, जहां भी बिजनेस है, अगर आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी होगी और गवर्नमेंट जो आपको बात कहेगी उस पर कायम रहेगी, अपने वर्ड पे बैकआउट नहीं करेगी, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। बट अनफॉर्चुनेटली आप लास्ट 20-25 साल उठा के देख लें, कोई भी पॉलिसी हो, वो ट्रेड से रिलेटेड हो, ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, 2 साल से ज्यादा लास्ट नहीं करती। सो इज द केस ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। तो उसकी वजह से जो एक सीसो चल रहा है और आपके सामने उसका रिजल्ट है। ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से आपने भी बहुत से रिव्यूज भी किए, आपका भी बहुत कंटेंट है इलेक्ट्रिक कार्स का। सुनील साहब, एक पाकिस्तान में बड़ी एक उम्मीद की लहर थी कि पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और लोगों की दस्तरस में होंगी और फ्यूल की जो परेशानी है उससे पाकिस्तान का जो आम तबका है वो बच सकता है। लेकिन अब दूसरी तरफ तो एहतजाज हो रहे हैं बिजली को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी भी इंतहाई महंगी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्ट्रिसिटी का ये रेट है, कोई फ्यूचर है इलेक्ट्रिक कार्स का, या वो भी इसके साथ ही दम तोड़ चुका है? ये तमाम पॉलिसी की तरह जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है उसको भी बड़ा पोरली एग्जीक्यूट किया गया। इट्स चिकन एंड एग प्रॉब्लम। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले भी लेते हैं तो चार्जिंग नेटवर्क नहीं है। चार्जिंग नेटवर्क वालों से जाके पूछें, वो कहते हैं एनफ नंबर ऑफ कार्स नहीं है। आपने जो पॉलिसी बनाई उससे फायदा शर्फिया ने उठाया, उन्होंने महंगी ब्रांड्स की गाड़ियां मंगा ली, जो कि महंगी महंगी गाड़ियां थी, 8 करोड़ वाली 4 में मिल रही थी, उन्होंने मंगा ली। जनरली आम आदमी तक उसके समरात पहुंचे नहीं, और वो पहुंचेंगे ऐसे अगर आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो है मशीन वो इंपोर्ट करेंगे, उसका नेटवर्क बनाएंगे, तब होगा। उसमें इम्पेडिमेंट ये है कि आपके पास, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। 70 सीसी बाइक जो है वो 1,70,000 की हो गई हुई है, लोग वो नहीं ले सकते। इलेक्ट्रिक बाइक क्योंकि अभी एक नई टेक्नोलॉजी है, वो 2.5-3 लाख से स्टार्ट होती है, तो वो लोगों की बाइंग पावर में नहीं है। तो आई सी द पुअर एग्जीक्यूशन, एंड आई थिंक जितनी दुनिया में रेवोल्यूशन स्पीड में आएगा, यहाँ बड़ा स्लो आएगा। ठीक है। आखिर पे आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या तब्दीली आ सकती है पॉलिसी, जैसे अब ताजिरों के वफूद मुलाकातें भी कर रहे हैं आर्मी चीफ से भी, और जगह जगह पर प्रोटेस्ट भी ताजिर बिरादरी की तरफ से किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस वक्त किस तरह की पॉलिसी की जरूरत है जो कि तब्दीली वाज़े लेकर आ सकती है? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे पहली पॉलिसी तो ये मैं कह रहा हूँ कि कोई नई पॉलिसी ना लाएं। जो 2016 की ऑटो पॉलिसी थी, पहली पाकिस्तान की कंप्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी थी, 2021 में खान साहब की गवर्नमेंट ने उसको कंसिस्टेंट रखा, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद से अब पिछले 2 साल से आप रेगुलर इंपोर्ट, सीकेडी किट्स जो है एलसी नहीं खोलने दे रहे कंपनियों के पास, वो मसला है। दूसरा, कंपनियों को अपने तौर पर ये सोचना चाहिए कि वो लोकलाइजेशन कर लें, क्योंकि अगर सीकेडी किट आ जाती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रेल पेल भी होती गाड़ियों की प्रोडक्शन की, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होता, तो उनको और नुकसान होता। तो मेरे ख्याल से नीड ऑफ आवर ये है कि हर बंदा जो है ना वो अपनी परेशानी समझे कि है क्या। मैं हमेशा कहता हूँ, सर दर्द की अगर सर में दर्द है तो पेट दर्द की गोली ना खाएं। तो ऑटो इंडस्ट्री को चाहिए ये कि वो अपना किबला दुरुस्त करें और लोकलाइजेशन के ऊपर गौर दें। जो इतने सालों से हमारे यहाँ असेंबलिंग चल रही है, उसको असेंबलिंग से छोड़ के लोकलाइजेशन के ऊपर लेकर आए, तो उनकी प्राइसेस कंट्रोल हो सकती हैं। वरना कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी कुछ कर ले, वो पॉलिसी उनके लिए कुछ कर नहीं सकती। ठीक है। सुनील मंच साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑटोमोबाइल और इस वक्त पाकिस्तान के जितने शोबे हैं, सेक्टर्स हैं, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और कुछ माहिरीन का तो ये कहना है कि ये शोबे अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं
और अब इनका मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। कल जो मुलाकात हुई है ये घुटनज़दा माहौल में यूं समझ ले कि एक उम्मीद की किरण थी। ताजिर बिरादरी ने डायरेक्टली जाकर मुलाकात की है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से और अपने कंसर्न से उन्हें आगाह किया कि इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस नहीं होते, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमें इससे कंसर्न है कि मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर हों और मुल्क में जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी यकीन दहानी करवाई है। और जो ताजिर रहनुमा उनसे मुलाकात करके हैं वो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा खुद भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस सिचुएशन को लेकर सीरियस दिखाई दिए हैं, बड़े कंसर्न दिखाई दिए हैं और वो खुद इन इश्यूज को हल करना चाहते हैं। लेकिन ये इश्यूज किस तरह से हल होंगे ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है ये भी मुसलसल कंफ्यूजन का शिकार है। इस वक्त यूं लगता है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाजराई शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक अदालती हुक्म की उदूली की जा रही है। अब चौधरी परवेज इलाही की अगर रिहाई के मामले पर देख ले तो जो अहकामात आए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो अहकामात आए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से, उन पर अमल क्यों नहीं हुआ, किसी ने तस्लीम क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अहकामात के बाद हुकुमदूली और दोबारा से फिर उस पर तौजीहात पेश की जाती है लेकिन अमल नहीं किया जाता। इस वक्त अदालतों की रिट कायम क्यों नहीं है? एक आम पाकिस्तानी तो यह सवाल कर रहा है जो बाहर मौजूद है कि अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं होता। और साथ ही साथ कि क्या इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है वो हमारे मुतालबात को तस्लीम करने की सकत भी रखता है, उनके पास ये कैपेसिटी मौजूद है या नहीं। ब्रेक के बाद इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। वेलकम बैक। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर 2023 को ख़त्म होने वाली है। अब आइन उनको क्या इख्तियारात देता है, उनके अपने दफ्तर से जाने का तरीकाकार क्या होगा, और आज वकला की जानिब से जो मुतालबा किया गया कि सदर मुमलिकत जाने से पहले इंतखाबात की तारीख ज़रूर देकर जाएं, क्या सदर मुमलिकत के पास आइन के रू से ये इख्तियारात मौजूद हैं और क्या वो ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं? अगर वो ना चाहें या वो चाहें कंटिन्यू करना है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो क्या वो ये कर सकते हैं? ये वो चंद अहम सवाल हैं जो इस वक्त अवाम के जहनों में गूंज रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आरिफ अलवी 9 सितंबर को जाने वाले हैं और वकला मुतालबा कर रहे हैं कि वो जाने से पहले इंतखाबात का ऐलान जरूर कर जाएं, और लेकिन सदर मुमलिकत ने अपने आखिरी आयाम में कुछ बेबसी का इजहार किया कि उनकी बातें मानी नहीं जा रही, वो करना कुछ चाहते थे, उस पर अमल नहीं हो रहा। अब किस तरह से एग्जिट हो सकता है अपने ओहदे से, किस तरह से सुबकदोश होंगे या रिटायर्ड होंगे, जो भी इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। क्या इलेक्शन का की तारीख का ऐलान कर सकते हैं वो और उस पर अमल भी होगा? देखिए, इलेक्शन की तारीख जो है वो डिपेंड करती है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर। वो आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इलेक्शन अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं तो वो उसी बेसिस पे होना चाहिए क्योंकि लास्ट पब्लिश्ड सेंसस के मुताबिक डीलिमिटेशन हो। तो उस बेसिस पर इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है कि जी हमें टाइम चाहिए डीलिमिटेशन के लिए। लेकिन पार्टीज, खासतौर से पीटीआई और दूसरी पार्टीज कई इंसिस्ट कर रही हैं कि इलेक्शन पहले करें। तो मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब को लोग कह रहे हैं कि भाई आप करते हैं डिक्लेयर। उनका डिक्लेयर करना तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं, आइन में उसकी गुंजाइश है डिक्लेयर करने की। लेकिन क्या उस पर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन तो कराना जो है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। डिक्लेयर करना डेट वो कर सकते हैं लेकिन वो इन्फोर्स तो नहीं कर सकते ना। इन्फोर्स तो वो तो इलेक्शन कराना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो है वो एक पुश बटन एक्सरसाइज नहीं है, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक तैयार नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं कराएगा। तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। सर, वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं रिटायरमेंट अगर ना लेना चाहें तो? हाँ, नहीं, वो तो उनके पास राइट है कि अगर वो रिटायरमेंट ना लेना चाहें तो वो जब तक कि दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो तारीख देते हैं तो तारीख तो वो दे सकते हैं लेकिन उस पर अमल ना हो या हो, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद है। जी बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा सर, ये इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है इस पर भी जरा कमेंट आपका चाहूंगा। जैसे चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के हवाले से अहकामात थे अदालतों के, हुक्म अदूली की गई, दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जितने अहकामात इलेक्शंस के हवाले से सामने आते रहे उस पर किसी ने अमल नहीं किया। तो सर क्या ये रिट ऑफ लॉ पर एक सवालिया निशान नहीं आप समझते? देखिए, पाकिस्तान में तो रिट ऑफ लॉ है ही नहीं, तो सवालिया निशान की बात ही कोई नहीं। ये तो हमेशा हमारे मुल्क में होता रहा है कि जब कोई जो शख्स पावर में होता है तो वो अपने ऑपोजिशन को जेल में डालता है, और जब वो वापस पावर में आता है तो वो दूसरे अपने ऑपोजिशन को जेल में डालता है। ये तो नॉर्मल पैटर्न है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 70-75 साल से चल रहा है। और ये ज़हूर इलाही साहब की ये इलाही साहब की बात कर रहे हैं, इनके जो अंकल परवेज इलाही साहब की बात कर रहे हैं, जिनके अंकल ज़हूर इलाही साहब थे, आपको याद होगा, इनको वो भैंसें चोरी करने के लिए जेल में डाला गया था, आपको याद होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे मुल्क में होता रहता है। यहाँ पे बात ये है कि आप स्टैब्लिशमेंट के नज़दीक हैं कि नहीं है। मुझे अब ताज्जुब ये होता है कि जो अभी जो ये परवेज इलाही साहब, ज़हूर इलाही साहब जो हैं, सॉरी क्या नाम बताया, परवेज इलाही साहब जो है, अभी जो परवेज इलाही साहब जो हैं वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और सारी जिंदगी उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ से गुजारी, हमेशा वो फौज के नजदीक थे। अब वो क्यों उनके खिलाफ हो गए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये ताज्जुब की बात है। बात बात ये है कि जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगा वो नहीं जाएंगे बाहर। तो यानी अदालती अहकामात की तो कोई अहमियत ना हुई फिर? नहीं, अदालती अहकामात जो है ना वो एक टेक्निकल चीज होती है, लेकिन जो उसके काउंटर उसके बहुत होते हैं। मसलन अभी उन्होंने उनको दहशतगर्दी के मामलात में पकड़ लिया और इस पे तो वो अदालती अहकामात कामयाब नहीं होंगे। आईजी इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत लगाने की बात की गई, तो इस पर एक्शन भी हो सकता है? नहीं, देखिए, तौहीन अदालत तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे। तो जो उनको अभी री अरेस्ट किया गया है, जहाँ तक मैं देख सका हूँ अभी तक टीवी के ऊपर, वो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उनको दहशतगर्दी के जो कवानीन है उसके तहत पकड़ा है उनको। तो वो दहशतगर्दी के जो कवानीन होते हैं वो दूसरों पे फौकियत होती है उनकी, तो उससे उनको पकड़ गया। अब वो बाद में यकीनन उनको छूट मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब तक के एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगा कि वो जाए, वो नहीं जाएंगे। ठीक है। अब सर इलेक्शंस का भी मामला है, 90 रोज के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? अब तो सवाल ये कि क्या 2024 में भी होंगे या नहीं होंगे, और अगर जिस तरह से आपने कहा कि सदर मुमलिकत तारीख तो दे सकते हैं लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन हो या ना हो ये एक अलग मैटर है। अगर अदालतों की जानिब से अहकामात आ सकते हैं तो क्या 14 मई वाला ही सूरत हाल होगी, अमल हो या ना हो? जी यकीनन। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया है वो ये है, सिंपल प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन आप करवाना चाहिए फौरन, जो टाइम मुकर्रर है उसी दौरान। लेकिन यहाँ पर जो एक और आइन की प्रोविजन है, आर्टिकल 51, वो ये कहती है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिसके बगैर के आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो उस बेसिस पर होगी जिस बेसिस पर के लास्ट सेंसस हुआ था। लास्ट सेंसस मई में हुआ था। मई के बाद उसके बाद उन्होंने कोई कोशिश नहीं की डिलिमिटेशन की। तो अगर इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कमिश्नर को डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो अगर वो करनी पड़ेगी उनको उसकी डिलिमिटेशन, तो उसके लिए फिर उनको प्रॉब्लम होगा और टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन फरवरी में तो शायद इम्कानात हैं, लेकिन उसके आगे तो मेरे ख्याल में नहीं बढ़ेगा। इलेक्शन तो यकीन होगा, बगैर इलेक्शन के तो काम आगे नहीं चलेगा सूरत। लेकिन फिलहाल यही नजर आता है कि इलेक्शन फरवरी में शायद हो सकते हैं, लेकिन उसके आगे तो नहीं बढ़ेंगे। इलेक्शन बाद में यकीनन होंगे। ठीक है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जॉया में बैरिस्टर गौहर अली साहब ने, पीटीआई चेयरमैन के वकील हैं और कानूनी माहिर हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त तो सवाल ये है कि क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई नया तजाद शुरू हो गया है, या क्या ये सूरत हाल है कि अहकामात अगर आ रहे हैं चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के तो उस पर अमल नहीं हो रहा, दोबारा से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? मैं सर इस पे कानूनी नुक्ता आपसे जानना चाहूंगा।
सर देखिए, जहां तक अदालतों के अहकामात का ताल्लुक है तो आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि उस पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा है। चाहे वो सिर्फ परवेज इलाही साहब नहीं है, वो आप पहले ऑर्डर से शुरू कर ले, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हुए थे उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, हाई कोर्टों को भी जो ऑर्डर हुए हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और वो सारे हाई कोर्टों के, चाहे वो क्वेटा का है, चाहे वो पिशावर का है, चाहे वो लाहौर और इस्लामाबाद के, लोगों को एक के बाद दूसरे दिन भी गिरफ्तार किया जाता है, एक केस के बाद दूसरे गिरफ्तार किया जाता है। बल्कि इवन पिशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को यहाँ तक कहना पड़ गया और उन्होंने एक सर्कुलर इशू करवाना शुरू कर दिया और सर्कुलर का सारे जजेस को भेज दिया कि जिस केस में एक मर्तबा एक अक्यूज को एक केस में गिरफ्तार किया जाए और वो आप अदालत में आकर के वो पूछ चुका हो कि मेरे और कितने केसेस है, फिर अदालत के हुक्म के बगैर उसको गिरफ्तार न किया जाए। तो अदालतें भी अंडर प्रेशर है और बड़े सख्त हालात में एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर मैं कहता हूँ एक आइसबर्ग हमने अभी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हालात इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि अदलिया भी एहसास कर बैठी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है और इसलिए अदालतों को भी अनप्रेसिडेंटेड किस्म के ऑर्डर भी पास करने पड़ेंगे और अदालत अपने अदलिया के वकार को बरकरार रखने के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए ये स्टैंड जरूर लेना पड़ेगा कि जो अदालत ऑर्डर इशू करे उस पर अमल दरामद भी करवाए। तो सर ये कब अदालत ये इकदाम उठाएगी? अभी तो बहुत से इस तरह के फैसले आ गए हैं जिनकी हुकूमतुल्ली हुई है, लेकिन कुछ उस पर सख्त एक्शन भी नहीं लिया गया। देखो, आपकी बात ठीक है, बहुत पहले होना चाहिए था और जब तक लोगों की फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो तो उसमें बहुत जल्दी होने चाहिए। लेकिन अदालत एक काम करना शुरू कर चुकी है, मैं समझता हूँ काफी देर से कर रही है और सख्त हालात में करती रही है, तो देर ही सही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा बैरिस्टर साहब, खबर ये भी एक सामने आई कि पीटीआई चेयरमैन ने जेल से ये पैगाम भेजा है कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और किसी भी सियासी जमात या किसी भी कुव्वत के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन नून लीग ने उसमें कोई खासी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए, जहां तक खान साहब का ताल्लुक है तो पहले भी कह चुके और यस जेल पे भी हमारे सामने किया और मैंने उस खबर की तायीद की थी और उसको बता भी दिया था और सारे न्यूज चैनल ने उसको रिपोर्ट भी कर दिया था। यस, खान साहब का ये दो टोक अल्फाज है कि मेरे साथ जुल्म ज्यादती हुई है, जेल में डाला गया, 180 केसेस बनाए गए, मुख्तलिफ मेरे सारे राइट्स वायलेट हुए, लेकिन ये सब तक मेरे साथ हुआ है। मैं इसको बोलने को तैयार हूँ, पस पर्दा डालने को तैयार हूँ, इस मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर, ये अनसर्टेनिटी खत्म हो, मेरा मुल्क और ये इकानमी बेहतर हो और मुल्क आगे बढ़े और इलेक्शन टाइम पे हो। इसलिए इस वन पॉइंट एजेंडा पे कि इलेक्शन कितनी जल्दी कराएं और फ्री एंड फेयर हो, मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ। जहां तक नून का है तो देखिए, नून तो सब कुछ, ये इस वक्त अवाम जो सफर हो रही है वो नून की वजह से सफर हो रही है और वो इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से सफर हो रही है। वो कुछ दे नहीं सके, वो कोई की फेस तो कर नहीं सकते पब्लिक को, तो उनकी तो फलाह इसी में है कि जितना डिले हो सकता है इस मैटर को डिले करे। लेकिन आइन का मंशा यही है कि 90 डेज में इलेक्शन हो और किसी भी सूरत में इलेक्शन को डिले करना नामुनासिब है, आइन की खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। ठीक है, बैरिस्टर गौहर अली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जाते ज़रा बात हम करते हैं मईशत के हवाले से, क्योंकि कराची से इत्तलात ये आ रही हैं कि इलेक्ट्रिक के कुछ तनसीबात को अवाम की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और लोगों का गम गुस्सा गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मजीद बढ़ चुका है। लोग सड़कों पर मौजूद हैं और जो तवक्कुआत उन्हें केयर टेकर सेटअप से थी कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि इजलास बुला लिया है, अभी रिलीफ देते हैं, फिर उन्होंने कहा इजलास बुला लिया, रिलीफ देते हैं, फिर उन्होंने कहा IMF ने रिपोर्ट मांग लिया, रिलीफ कैसे दें, दोबारा IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे और फिर दूसरा मरहला जो है वो मुज़ाकरात का शुरू हुआ है। लेकिन अवाम की तमाम तर उम्मीदें वहां पर मौजूद हैं और रिलीफ उनको मिला नहीं। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात, और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं आप, निगरान प्राइम मिनिस्टर या निगरान कैबिनेट कोई रिलीफ देगी अवाम को या मुकम्मल तौर पर नाकामी है, लोगों को तमाम तर उम्मीदें खत्म कर देनी चाहिए इनसे? सर देखिए, हकीकत यह है कि निगरान हुकूमत को आए हुए कोई 20 दिन के लगभग हुए हैं और सारा मलबा निगरान हुकूमत के ऊपर डाल देना इस वक्त मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं होगा। इस वक्त जो कुछ आपको नजर आ रहा है, अगर आपको 305 रुपए का पेट्रोल नजर आ रहा है, अगर आपको 320 रुपए का जो है वो डॉलर नजर आ रहा है, अगर 220 रुपए की आपको चीनी नजर आ रही है, तो ये उन माशी पॉलिसीज के नताइज हैं जो पिछले 6 महीने, साल या 2 साल में अपनाए गए थे, जिन हुकूमतों ने वो
माशी पॉलिसीज बनाई थी। तो मलबा इस हुकूमत के ऊपर नहीं डाला जा सकता। दूसरा ये कि पिछले जो 20-21 दिन हुए हैं इस हुकूमत को, उसमें से कम 4 दिन निगरान वजीर आजम साहब ने जो है वो स्पेंड किए हैं बिजली के हवाले से और बिजली के रिलीफ के हवाले से। और 4 दिन लगाने के बाद हमें ये बताया गया कि जी वजीर आजम साहब कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। दूसरा ये कि काबीना के अंदर कुछ आवाजें जो हमने सुनी, जैसे जो वजीर खजाना साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैंने ये मनसब जो है, ये ओहदा जो है, ये कबूल क्यों किया था। फिर जो जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो अगले 90 दिन के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं $30 बिलियन की, उसको 80 बिलियन पे ले जाएंगे। तो इनके पैगामात जो जाते हैं, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, वो अच्छे नहीं है। वो एक पैगाम ये जाता है कि शायद काबीना जो है वो सारे के उसके जो मेंबरान है वो एक पेज पे नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। और दूसरा ये कि शायद काबीना में फैसला साजी की काबिलियत नहीं है। एक तो उन्होंने अब जो सहाफियों के साथ, एंकर पर्सन्स के साथ मुलाकात की, उसमें कहा कि बड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा है, रिपोर्टिंग इस पे दुरुस्त नहीं की जा रही, अमनो अमान की सूरत हाल का मसला नहीं है। और फिर उनका एक बयान सामने आया कि इंटरव्यू जो उन्होंने दिया कि मैं खुद अपना बिल देखकर परेशानी में मुब्तला हो गया, मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी ये अदा करना। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि केयर टेकर को तो अभी 20 दिन हुए हैं, ये जिम्मेदार नहीं है। तो फिर अवाम कहां जाएं, किसको जिम्मेदार करार दें? देखिए, सिलसिला पुराना है। और अगर आप 2008 से शुरू कर लें, 2008 मैंने इसलिए पिक किया कि उस वक्त गर्दिशी कर्जा जो है, खास तौर पे बिजली के हवाले से, वो 100 अरब रुपए का था और आज वो बढ़ के कहीं 2600 अरब पे पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि 2008 और 2023 के दरमियान जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने बिजली की गंदगी में अपनी गंदगी का इजाफा किया है, किसी ने इम्प्रूवमेंट नहीं की है। और उन 15 सालों के दौरान हमने तकरीबन सारी सियासी जमातों को जो है वो ताकत में आया देखा, और सभी ने खास तौर पे बिजली के हवाले से वहां पे मजीद डिटीरिएशन हुई है, मजीद खराब हुई है, सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं हुई। तो जिम्मेदार अगर आप कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो जमातें हैं 2008 से 2023 तक जिन्होंने माशी पॉलिसीज बनाई और ख़ास तौर पे सियासी एजेंडों की बुनियाद के ऊपर माशी पॉलिसीज बनाई गई, वो सभी हुकूमतें जिम्मेदार। सर, पीटीआई जिम्मेदार ज्यादा है या पीडीएम जिम्मेदार है, जिसने 16 महीने में ये तमाम तर कमिटमेंट्स की हैं, या इनमें से कुछ कमिटमेंट्स की हैं? देखिए, अप्रैल 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हो रही थी, उस वक्त जो वो विरसे में दे के गए थे पीडीएम को, वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा था। कहीं 6,500 7,000 अरब का वो बजट का खसारा छोड़ के जा रहे थे। दूसरी चीज जो पीटीआई ने पीडीएम को विरसे में दी थी, वो पाकिस्तान की माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा था, कोई 45 अरब डॉलर का खसारा था। अब कहा यह जाता है कि अगर आपकी मईशत खाई में गिरी है तो खुदाया खोदना बंद कर दें। तो खाई में मईशत गिरी हुई थी जब पीडीएम को मिली, लेकिन पीडीएम ने मजीद खुदाई की और मजीद उस खाई को गहरा किया। ठीक है। अब सर, रिलीफ के मामले पर आईएमएफ ने रिपोर्ट मांग ली और फिर दोबारा से इजलास होगा। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उनकी हुई एफबीआर के नुमाइंदों के साथ कि अगर आप रिलीफ देंगे तो फिर टैक्स कलेक्शन किस तरह से करेंगे। अब आपको क्या लगता है, आईएमएफ कोई ग्रीन सिग्नल देगा कि वक्ती तौर पर ही सही लेकिन रिलीफ दे दें अपनी आवाम को? देखिए, आईएमएफ की पिछले कोई 75 साल की तारीख बिल्कुल गवाह है कि उसने किसी भी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना नहीं किया। ये आईएमएफ के चार्टर में नहीं आता, ये आईएमएफ के मकासद में नहीं आता। ये फर्ज है पाकिस्तान की अपनी माशी क़यादत का, पाकिस्तान की अपनी सियासी क़यादत का। रिलीफ कहाँ से निकालना है, मईशत को सीधी पटरी पे किस तरह डालना है। आईएमएफ को कहा जाता है कि वो मईशत की, आप समझिए कि एक इमरजेंसी वार्ड है। और अगर कोई मुल्क पिछले, आप समझिए कि
कोई 25-30 सालों में कोई 23-24 दफा उस इमरजेंसी वार्ड में जा चुका है, तो ये गलती IMF की नहीं है, ये गलती उस मुल्क की अपनी माशी और सियासी क़यादत की। ठीक है सर, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है कि रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। अगर हम अफगान करेंसी के साथ ही कंपेयर करें तो हमारी करेंसी इतनी पावरफुल भी नहीं है कि अफगान करेंसी के साथ कंपीट कर सके, और अब डॉलर 307 है। अभी इंडियन टीवी चैनल्स पर ये प्रोग्राम चल रहे हैं कि अगर यहां पर सरकार ने, पाकिस्तानी सरकार ने कोई कंट्रोल ना किया तो आने वाले सालों में या 2024 में ये 500 रुपए का मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए का $1। सर क्या वजह है, मुसलसल गिरता जा रहा है पाकिस्तानी रुपया? देखिए, जब भी पाकिस्तानी रुपया डॉलर के सामने अपनी कदर खोता है तो हम बात करने लगते हैं कि हमारा तिजारती खसारा बहुत ज्यादा है, हम बात करने लगते हैं कि हमारा बजटरी खसारा बहुत ज्यादा है, कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। मैं समझता हूं कि असल बात करनी चाहिए कि हमारी सियासी, हमारी माशी क़यादत का फुकदान है। इस वक्त फुकदान है पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर एतमाद का फुकदान है। करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी जो है वो निशानदेही करती है कि आपकी माशी क़यादत कैसी है, आपकी माशी पॉलिसीज कैसी हैं। तो इस वक्त अगर रुपया गिर रहा है और इतनी तेजी से गिर रहा है तो वो हमें इस चीज की निशानदेही करता है कि हमारा जो असल फुकदान है वो माशी क़यादत का फुकदान है। जो हमारा असल फुकदान है वो माशी पॉलिसी का फुकदान है। जो असल फुकदान है वो सियासी इस्तेहकाम का फुकदान है। तो अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हमसे ज्यादा और वहां पर मौशी क़यादत भी पाकिस्तान से अच्छी है, फिर तो यही तस्वुर किया जा सकता है। देखिए, अफगानिस्तान एक बिल्कुल अलग सी क्लास है, वो पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुका हुआ है। उसके जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो मुंजमद हैं। उसकी जो करेंसी है वो रेगुलरली ट्रेड नहीं होती है। उसको पाकिस्तान की मईशत के साथ मिलाना वो बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पे लगभग 90% अफगान आबादी ऐसी है जो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। ना उनके पास खरीदने के लिए कुछ है, ना उनके पास बेचने के लिए कुछ है। तो अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान की मईशत को पाकिस्तान की मईशत के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन करना मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं। ठीक है, फरूख सलीम साहब माहिर मुआशियात प्रोग्राम में मौजूद थे और उनका इस हवाले से आपने तज्जिया सुना। नाज़रीन, पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, खा वो सियासी हैं, खा वो मुआशी हैं या खा वो समाजी हैं, आइन और कानून की पासदारी इंतहाई अहम है। जिस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी नहीं होती वहां पर फिर इस तरह के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे और सबसे ज्यादा जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में जितने भी फैसले हों वो आइन और कानून के मुताबिक हो। अगर पाकिस्तान में अवाम को यह एतमाद हो कि आइन के मुताबिक मुल्क में इंतखाबात होने हैं, 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने हैं, या कोई पेटेंट हुकूमत यहां पर मौजूद है, तो यकीनी तौर पर यहां पर इन्वेस्टर का एतमाद भी बहाल हो, ताजिर बिरादरी भी इस हद तक कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि उसको जो है वो तरह तरह से कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी करना पड़े और अपनी परेशानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी जाहिर करनी पड़े। तो जब आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, पासदारी नहीं होती, तो इस तरह के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मीर को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।